Hello friends. So today again I welcome you on my YouTube channel. This is प्रतिभा शर्मा. तो आज हम पढ़ेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर लिया था उसके आगे ही हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे. बायोकेमिस्ट्री हम पढ़ रहे थे तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आज स्टार्ट करेंगे. बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे इम्पॉर्टेंट बॉन्ड्स हैं उनके बारे में देखेंगे और देखेंगे, कोशिश करेंगे कि आज हम इसे कंप्लीट कर पाए ताकि हम नेक्स्ट सेशन में हमारे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले पाएँ, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो चलिए अभी हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपना लेक्चर शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कहने का मतलब है कि किसी एटम के अंदर दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एक तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक होता है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो चुके होते हैं. जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई मॉलिक्यूल है. फॉर एग्जाम्पल वी से कि कोई मॉलिक्यूल है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि H2O है. H2O ये एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर H है, O है और H. ठीक है, इस तरह से एक मॉलिक्यूल है. ठीक है, या फिर HF है. सिंपलर एग्जाम्पल लेते हैं HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड का एग्जाम्पल लेते हैं HF का. ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि एक एटम है H और एक एटम है F. ठीक है, इनके बीच में है एक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन तो है हाइड्रोजन का और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन का. ठीक है, तो ये जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये किस तरफ मूव करेगा, मतलब इनमें से कौन सा एटम है, कौन से एटम का न्यूक्लियस इन दोनों बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो वो फ्लोरीन का करेगा. यानी फ्लोरीन क्या है, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. ठीक है, तो इट इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ बॉन्ड टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स. चलिए, जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो हमने एक कार्टून पिक्चर लिया है. इसमें हम देख रहे हैं कि ये मान लीजिए इसके अंदर हमारा F पार्टिकल है और ये हमारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं. जो मान लीजिए ये वाला H है और ये F है, तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है ये दोनों इसकी तरफ मूव करने लग जाएंगे. ठीक है, electronegativity. Pauling defined the terms of electronegativity as the power of an atom in a molecule to attract electrons to itself. ये समझ आ गया आपको. Electronegativity depends on the number of protons in the nucleus. ये समझ में आ ही गया होगा. मैंने आपको बताया कि किसी एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो ही अट्रैक्ट करता है, क्यों, यानी कि प्रोटॉन्स ही न्यूट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं. एंड इज देयरफुली क्लोजली एसोसिएटेड विद पोजिशन इन द पीरियडिक टेबल. तो ये पीरियडिक टेबल की जो किसी एटम की पोजीशन होती है क्योंकि उसकी पोजीशन किससे हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और वो ही हमें पोजीशन बताते हैं पीरियडिक टेबल में किसी एटम की क्या पोजीशन है. तो मेटल्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द पीरियडिक टेबल, इसको समझने के लिए हम पीरियडिक टेबल देखते हैं. चलिए, यहाँ अगर हम पीरियडिक टेबल देखते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ अगर हम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाती है, जबकि यहाँ से यहाँ मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है. या हम इसको उल्टा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरह से जाने से, यानी नीचे से ऊपर जाने से, पीरियड में अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है. तो यहाँ पे एक और लाइन आपको दिख रही होगी कि डायगनली अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है वो है फ्लोरीन. लेकिन बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करें तो फ्लोरीन इतना ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करता. तो बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारा ऑक्सीजन हम मान लेते हैं. ठीक है, और लीस्ट कब माने तो यहाँ पे हम देखेंगे फ्रेंशियम जो है वो सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है. जो आपको याद रखने हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए हमारे पास में एग्जांपल्स है वो है फ्लोरीन, इसकी होती है सबसे ज़्यादा. उसके बाद देखा जाता है ऑक्सीजन, जिसकी फ्लोरीन से थोड़ी कम यानी 3.5 होती है. ये वैल्यूज़ आपको याद नहीं रखनी है, ऑर्डर आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर किस तरह से होता है. फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन. आप इसको याद कर सकते हैं फोन चे CH. ठीक है, फिर CH का दोनों का लगभग बराबर होता है.
टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, ये हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, या कह सकते हैं कि ये इस यूनिट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्ड से ही हम जब प्रोटीन्स और डीएनए इनकी स्ट्रक्चर जब पढ़ते हैं तो बॉन्ड्स हमारे बहुत अच्छे से हमें समझ में आने चाहिए, तो बॉन्ड्स को हम अच्छे से स्टडी करेंगे। आयनिक बॉन्ड्स जो मेटल्स या नॉन मेटल्स में जनरली पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का इसमें ट्रांसफर होता है। कैसे ट्रांसफर होता है? आयनिक बॉन्ड यानी एक तो होगा नेगेटिवली चार्ज और एक होगा पॉजिटिवली चार्ज। दो एटम होंगे जिनके अंदर एक तो नेगेटिवली चार्ज होगा और एक पॉजिटिवली चार्ज होगा, और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा जो कि एक टाइप का अट्रैक्शन बॉन्ड होता है, यानी ये एक तरह के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं। दे हैव लोअर एनर्जी, ग्रेटर स्टेबिलिटी देन द सेपरेटेड आयंस, क्योंकि आयंस जैसे मान लीजिए कि ये सोडियम का आयन है और ये क्लोरीन का आयन है, तो ये दोनों अलग अलग सेपरेटली इतना स्टेबल नहीं होंगे जितना कि ये बॉन्ड बना के जब ये NaCl बना लेंगे तब ये स्टेबल होंगे। कोवेलेंट बॉन्ड्स की बात करें तो ये नॉन मेटल्स में बनते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय न्यूक्लियाई। यहाँ पे क्या होता है, इसमें तो क्या है कि सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन को दे दिए, तब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या होती है, शेयरिंग होती है, यानी जो मान लीजिए ये एक एटम है और ये एक एटम है, इन दोनों के पास में एक इसके पास में है और एक इसके पास में है, तो ये दोनों शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं। तो इस तरह का जो ये न्यूक्लियस है, तो इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। प्योर कोवेलेंट, नॉन पोलर कोवेलेंट। प्योर कोवेलेंट होते हैं जो नॉन पोलर होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स हमें हमेशा इवनली यहाँ पे शेयर्ड होते हैं। पोलर कोवेलेंट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स अनइक्वली शेयर होते हैं, यानी यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव चार्जेस हमको देखने को मिलते हैं। एंड ऑफ विद फ्रैक्शनल चार्जेस, यानी शेयर तो कर रहे हैं लेकिन इतना ज़्यादा अच्छे से शेयरिंग नहीं कर रहे हैं। पूरी आप कह सकते हैं कि जब दो भाई लड़ते हैं तो एक बड़ा भाई है, मान लीजिए कि एक ये बड़ा भाई है, ये चॉकलेट के लिए लड़ रहे हैं, और एक ये छोटा भाई है, तो अगर बड़े भाई के पास चॉकलेट है तो वो डेफिनेटली इसको आधी चॉकलेट नहीं देगा। वो क्या करेगा, इस चॉकलेट का इस तरह से हिस्सा करेगा कि कुछ थोड़ा सा बड़ा पार्ट उसके हिस्से में आ जाए, और थोड़ा सा छोटा पार्ट जो है वो छोटे भाई के हिस्से में चला जाए। तो इस तरह से एक जिसके पास थोड़ा ज़्यादा जा रहा है उसके पास हमें स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, और जिसके पास थोड़ा कम जा रहा है उसके पास हमें स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है। यहाँ हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर डिफरेंस देखें तो उसके हिसाब से बॉन्ड्स कब, जब मान लीजिए कि दो एटम्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा है तो वहाँ पे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर 1.7 से वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा तो वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। लेकिन उसमें भी दो स्पेसिफिकली हमारे पास नॉन पोलर और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हमने अभी देखे, तो जब एटम शेयरली इक्वल कब किए जाएंगे, जब 0.4 से, यानी 1.7 के बाद हमको दो वैल्यूज याद रखनी है, 0.4 और 1.7। तो 0.4 से भी जब कम हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है तो वहाँ पे इक्वल शेयर होता है प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स का, यानी कि वहाँ पे जो बॉन्डिंग बनेगी वो बहुत ही क्या कह सकते हैं कि पूरी तरह से इक्वली शेयर करके बनेगी, तो हम उन्हें नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। जबकि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वो होते हैं जहाँ पे 0.54 से लेकर 1.7 के बीच नेगेटिविटी डिफरेंस होता है, तो स्लाइटली वहाँ पे एक बायसनेस आपको देखने को मिलती है। तो उससे क्या होगा कि एक एटम के पास में इलेक्ट्रॉन का शेयर थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा और दूसरे एटम के पास में कम रहेगा, और इस तरह से पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। आयनिक बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे जैसे मैंने NaCl का एग्जांपल लिया था, यहाँ आप देख सकते हैं कि Na के पास में आप देख सकते हैं कि Na के पास में एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, ठीक है, जबकि क्लोरीन के पास में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर इसके ऑर्बिट में। तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की ज़्यादा है। तो सोडियम एटम हैज़ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन एटम हैज़ 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नाउ द सोडियम कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इट हैज़ मोर प्रोटॉन्स दैन इट हैज़ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यानी इसके पास में क्या है, अभी प्रोटॉन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कम, और इसके पास भी उतने ही प्रोटॉन है लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन कम। तो इस तरह से क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द आयंस होल्ड देम टुगेदर टू क्रिएट द मॉलिक्यूल, ठीक है, एक बॉन्ड बन जाएगा वहाँ पे।
यहाँ पे हम आयनिक बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो प्लीज आप ये वैल्यू थोड़ी सी याद रखिए कि 600 से 1500 किलो जूल पर मोल इसकी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू होती है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, इसलिए इन्हें लार्ज अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी चाहिए सेपरेट करने के लिए, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी अगर देखते हैं हम तो सीन्स ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर ऑक्यूपाइड बाय द आयंस देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि बॉन्ड में सारे इन्वॉल्व हो गए हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कंडक्ट नहीं होगी। हार्डनेस और ब्रिटलनेस इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कूलम्स लॉ, ये लॉ इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिए। कूलम्स लॉ में क्या होता है, हम देख रहे हैं कि दो चार्ज है, एक हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो दो चार्जेस हैं, उन दोनों के बीच की ये डिफरेंस है। ये एक डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है ये अभी हम बात करेंगे, ठीक है। और ये एक पूरा ही एक तरीके से कांस्टेंट है ये, क्योंकि आपको पता है 4 भी कांस्टेंट है, 1 भी कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है और डाइलेक्ट्रिक वैल्यू की वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो आयनिक फोर्स, आयनिक बॉन्ड के अंदर जो फोर्स है उसकी वैल्यू होती है Q1 Q2। आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है फोर्स। अगर हम एनर्जी की बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी की, तो K Q1 Q2 और यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह सिर्फ आर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे डी आर लिख रखा है, तो ये डी जो है ये हमने क्या माना हुआ है, ये डी जो है यानी के किसको माना गया है, के इसको माना गया है इसको, तो यहाँ पे भी डी आएगा, ठीक है ना। तो 1/4 पाई को के एक कांस्टेंट मान लिया गया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग से है, और ये आर इन दोनों के बीच की दूरी जो है, जो दोनों एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों आयंस के बीच का जो डिस्टेंस है, उसे हम आर के रूप में ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 80, ठीक है। तो द एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट D। एक मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है D। ये थोड़ा लंबी चौड़ी रामायण है, लेकिन मैं अभी आपको शॉर्ट में इसको समझा देती हूँ कि क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से आयनिक बॉन्ड के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से। द आयनिक बॉन्ड इन अ वैक्यूम इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन वैक्यूम, सॉरी इट शुड बी इन, नॉट इन वैक्यूम, ए नहीं आएगा यहाँ पे, इन वैक्यूम। आयनिक बॉन्ड इन वैक्यूम इज वेरी स्ट्रॉन्ग बट इज मच रिड्यूस्ड इन वाटर ड्यू टू इट्स हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ये दो चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, और इनके बीच में कोई यहाँ पे कोई मीडियम है, यानी कि कोई सॉल्वेंट है, जैसे कि वाटर हमने मान लिया या फिर वैक्यूम हमने मान लिया। तो ये क्या करता है कि इन चार्ज को अलग अलग रखने की कोशिश करता है। तो वैक्यूम का क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, जबकि वाटर का जो है 80 है, यानी वाटर की पावर ज़्यादा है, वो इन दोनों को ज़्यादा दूर दूर रखने का कोशिश करेगा, और जब ये इन दोनों को ज़्यादा दूर दूर रखने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे जो आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी कंपैरेटिव टू वैक्यूम, जहाँ पे आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा पाई जाएगी। तो यहाँ पे हम इसे शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। इफ द फोर्स बिटवीन टू चार्ज स्पीशीज इज 1000 N इन अ वैक्यूम, N मतलब न्यूटन है, इन अ वैक्यूम, दैट बिटवीन दैम एट एग्जैक्टली द सेम डिस्टेंस इन ए पर्टिकुलर मीडियम इज 100 M। और एक बार हम 1000 ले रहे हैं, एक बार 100 है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा इसका, 10 हो जाएगा। ये तो सिंपल सी चीज़ है। लेट अस गेट द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन की बात करते हैं। अ सब्सटेंस वुड डिसॉल्व इन अ लिक्विड और गैस, दैट इज द components of the substance overcome the initial cohesive force between the components and disperse among the species of liquid. In case of ionic solids, which is what most salts are, this refers to disruption of the attractive force of the crystal lattice and release of the ions in the medium. This process is energetically favorable if the forces between the ions in the medium is low enough to overcome the lattice energy, and as we saw already, higher the dielectric constant, lower the force between the ions, and in essence higher the solution energy and more the degree of the dissolution। कहने का मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक सोडियम आयन है, मान लीजिए कि ये सोडियम आयन है, यहाँ पे बहुत सारे सोडियम आयन है, प्लस 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 प्लस, और यहाँ पे माइनस 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 माइनस, आप मान लीजिए क्लोराइड आयन है। तो अगर इनके बीच में मीडियम जो है वाटर है, अगर ये जो पूरी रामायण लिखी हुई है ना, ये क्यों लिखी हुई है कि वाटर में why salt dissolve in water, salt dissolves in water।
वाटर में सॉल्ट क्यों डिजॉल्व होता है? तो वाटर में सॉल्ट इसलिए डिजॉल्व होता है क्योंकि सॉल्ट किस लिए डिजॉल्व होता है कि सॉल्ट क्या होता है, एक लैटिस इनकी स्ट्रक्चर होती है। जब ये लैटिस टूटता है, लैटिस कब टूटेगा? जबकि जो मीडियम है उसकी सॉल्वेशन एनर्जी या अगर यहाँ पे वाटर है तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो इसकी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होगी और इनको ये दूर दूर रख पाएगी। क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है इसलिए इसकी सॉल्वेशन एनर्जी या इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है और ये इन दोनों को दूर दूर रख पाती है, इसलिए इनकी डिग्री ऑफ डिसोल्यूशन जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, वाटर जो है बहुत सारे सॉल्ट्स को डिसॉल्व कर सकता है। तो इसका क्या रीजन है? हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? 80। कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। द गोल इज टू अचीव ए सेट ऑफ 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या करना है कि सबको अपना अपना एक ऑक्टेट पूरा करना है, या हाइड्रोजन के केस में क्या कहें, ऑक्टेट नहीं हो सकता है, यहाँ अपना डुप्लेट इनको पूरा करना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन के दो एटम एफ एंड एफ ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, ये दोनों मिलकर के बना रहे हैं फ्लोरीन का 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दोनों के पास में। तो इनको एक्टिव कंप्लीट करना है, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ जुड़कर एक F2 बना लेंगे ये, ठीक है। यहाँ पे वाटर का केस हमने देखा है कि ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इसको 2 चाहिए और इनके पास 2 हाइड्रोजन के पास एक एक है तो टोटल 8 हो जाएंगे। तो ये भी यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ठीक है, H2O में कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन वाटर का हमने देखा, अमोनिया का भी केस हम देख सकते हैं। 3 हाइड्रोजन के साथ बना रहा है क्योंकि जो नाइट्रोजन है अमोनिया के अंदर उसमें वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका नंबर है 5, तो इसको 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो पोलर और नॉन पोलर 2 तरह के होते हैं, यह भी हमने देखा। तो चलिए पोलर का एक एग्जांपल लेते हैं। फ्लोरीन होता है कि आपको पता है फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है और एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की ज़्यादा कोशिश करेगा, क्योंकि ये पार्शियल होगा ही होगा, क्योंकि ये क्या करेगा, ये इसकी आदत है। आदत क्या है, मतलब ये करेगा इसलिए क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक डायपोल क्रिएट हो जाएगा लगभग, इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स का जो शेयर है वो थोड़ा ज़्यादा होगा, इसके पास में इलेक्ट्रॉन का शेयर कम होगा। शेयरिंग है यहाँ पे, दोनों का हक है, लेकिन इसका हक थोड़ा ज़्यादा है, इसका हक थोड़ा कम है, और इस तरह से एक पोलर बॉन्ड का कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जबकि अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, दोनों ही O है, तो दोनों में से कोई भी ज़्यादा ताकतवर नहीं है, तो दोनों में से कोई भी ज़्यादा हक नहीं रख सकता। तो यहाँ पे क्या है, इनका हक क्या है, बराबर बराबर है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स का शेयर यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड लेंथ पर डिपेंड करता है कि कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बॉन्डेड न्यूक्लियाई एट द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम अट्रैक्शन एज द नंबर ऑफ, यहाँ ये ध्यान रखिए, एज द नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इंक्रीजेज द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज। यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स के पेयर, जैसे कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। तो जैसे जैसे यहाँ पे बॉन्ड इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे इनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। द शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ द स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड। इनकी लेंथ तो कम होती जाएगी, यहाँ पे जो लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है, और यहाँ पे जो लेंथ होती जाएगी वो कम होती जाएगी। यानी जो सिंगल बॉन्ड होता है आप जानते हैं सिग्मा है, डबल बॉन्ड है इसमें एक सिग्मा 1 पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई और 1 सिग्मा होता है, ये हमको पता है। तो सिग्मा की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है, और पाई की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कम होती है। तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पे कम होती जाएगी और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ठीक है। ये आप कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगर C और O के बीच में आप देखिए कि अगर C और O के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे जो बॉन्ड एनर्जी है वो है 358 और बॉन्ड लेंथ देखिए ज़्यादा है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के केस में, लेकिन बॉन्ड एनर्जी ट्रिपल बॉन्ड के केस में ज़्यादा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है वैसे वैसे बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है और बॉन्ड लेस क्या होता है, स्ट्रांग होता है। लेकिन जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ कम होती जाती है बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है।
नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमें 4 इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन देखने को मिलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसकी दृष्टि से, अगर हम देखें तो बायोलॉजिकल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं जैसे कि प्रोटीन्स की और डीएनए की, तो यहाँ पे बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करें तो ये वाले जो इंटरेक्शंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, वॉन डेर वाल्स और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स। नॉन कोवेलेंट टाइप के होते हैं ये बॉन्ड्स, ये इनको लेस एनर्जी चाहिए होती है ब्रेक करने के लिए भी, इसलिए ये कोवेलेंट से क्या होंगे, सारे के सारे वीक होंगे, ये कोवेलेंट से वीक होंगे। ठीक है, दे आर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ मैनी मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड फॉर स्टेबलाइजिंग स्पेसिफिक एसोसिएशंस बिटवीन मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें। हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन 2 पोलर ग्रुप्स, 2 पोलर ग्रुप है। ठीक है, दैट अकर्स व्हेन a हाइड्रोजन एटम कोवेलेंटली बाउंड टू ए हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, जो कि हमने पहले पढ़ा है, एक्सपीरियंसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ अनदर हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नियर बाय। चलिए, इसमें क्या कह रहा है ये कि जब भी एक हाइड्रोजन किसी F या O या N यानी कि अपने से ज़्यादा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बाइंड होता है, तो ये जो हाइड्रोजन है ये अब आगे क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये भी क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे कि H2O का एग्जांपल हम ले तो H2O में आप देखेंगे ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कितने हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बन सकते हैं, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं। एक तो ये ऑक्सीजन है, ये बना रहा है यहाँ से बॉन्ड, यहाँ से बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड बना सकता है, और ये जो हाइड्रोजन है ये भी यहाँ पे फर्दर बॉन्ड बनाएंगे किसके साथ, नेक्स्ट ऑक्सीजन के साथ, है ना। तो एक वाटर मॉलिक्यूल कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 एंड 4, तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एक वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द 2 फैक्टर्स दैट अकाउंट फॉर द स्ट्रेंथ, पोलैरिटी कितनी है बॉन्ड की, यानी कि पोलैरिटी मतलब आप समझ गए होंगे ये कितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तभी इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ पाएगा। ठीक है, द क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द डाइपोल्स बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द हाइड्रोजन एटम, एटम कितने पास पास में है, डाइपोल्स कितने पास पास में है, उस पर भी डिपेंड करती है कि हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी। यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो कह सकते हैं कि कितने डिग्री पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, तो 180 डिग्री पर जब कोई भी मॉलिक्यूल बन रहा है, अगर ये बिल्कुल सीधा होगा, इस तरह से बनेगा कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड किन्हीं एटम्स के बीच में, तो अगर 180 डिग्री उनके बीच में क्या बोलते हैं कि एंगल है, तो वहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो आप मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए मान सकते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए आप एक रेंज मान सकते हैं 150 टू 180 डिग्री जब एंगल होता है मॉलिक्यूल एटम्स के बीच में, तब आप मान सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग पाया जाता है। स्पेशल नोट, इंटरमोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर 2 तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं। बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो इंटरमोलिकुलर, बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो इंटरमोलिकुलर सही है, और अगर विद इन सेम मॉलिक्यूल बनता है, जैसे कि यहाँ पे बन रहा है इस कंपाउंड में, आप देख सकते हैं कि विद इन सेम मॉलिक्यूल भी बन रहा है, क्योंकि ये H है, ये O से बाइंड है, तो यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे ये जो है ये तो नेगेटिव होता ही है, तो यहाँ से क्या है एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर होगा। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन वान डेर वाल्स, तो यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वान डेर वाल्स फोर्सेस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर एबनॉर्मली स्ट्रॉन्ग बट दे आर वीकर देन द केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड्स कौन से, जैसे कि कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड्स हैं, उनसे ये वीक होते हैं, बाकी ये स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तो हमने कोवेलेंट बॉन्ड की पढ़ी थी 600 के आसपास होती है एनर्जी, लेकिन यहाँ पे जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है 5 to 25 किलोजूल पर मोल के साथ लगभग बराबर होती है। प्रॉपर्टीज रिलेटेड कोहेशन कर सकता है अपनी प्रॉपर्टीज की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये यहाँ पे एक सरफेस टेंशन वाली प्रॉपर्टी भी इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल में पाई जाती है। एडिशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, हाई स्पेसिफिक हीट की प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी जल्दी से ना तो पानी गर्म होता है ना ही जल्दी से ठंडा होता है। टेम्परेचर में चेंज जो है वो बहुत ही जल्दी नहीं होता है वाटर में। लेस डेंस व्हेन इट फ्रीजेस, जब फ्रीज हो जाता है तो इसकी डेंसिटी कम हो जाती है, इसीलिए हमें पता है कि आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। ठीक है,
इंपॉर्टेंस क्या है ये देख लीजिए। डिक्रीजेज रेट ऑफ वेपराइजेशन, इंक्रीजेज बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग है ये भी। इनेबल सॉल्यूट्स टू चेंज द बॉइलिंग पॉइंट्स एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये भी पता है हमें, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर देगा। एड सॉल्युबिलिटी ऑफ पोलर सब्सटेंस, यानी सॉल्ट्स, मिनरल, विटामिन, इनकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करता है। अफेक्ट पीएच द सब्सटेंस एंड मेक आइस लेस डेंस देन वाटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन, ये हमारा सेकेंड नंबर आप मान लीजिए। फर्स्ट हमारा था हाइड्रोजन बॉन्ड और सेकंड हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस या कूलॉम इंट्रैक्शन भी हम इसको कह देते हैं। ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट लाइक चार्ज रिपेल, यानी प्लस माइनस जो है वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, यानी ये लगभग कैसे है, ये आयनिक इंट्रैक्शन जो होते हैं लगभग उनकी जैसे ही हैं, ठीक है। और लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करेंगे, यानी प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, माइनस माइनस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ड्यू टू पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, one part of the molecule has partial negative and one part has पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या हो जाएगा, इनके अंदर डाइपोल क्रिएट हो जाएगा एक तरीके से। आयन डाइपोल और डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन कह देते हैं। नॉट ऑल मॉलिक्यूल्स विद पोलर बॉन्ड्स आर इंडीड पोलर, जैसे कि CO2, यानी जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल जिनके बॉन्ड पोलर हो वो मॉलिक्यूल भी पोलर हो, ये जरूरी नहीं है ना। बॉन्ड तो पोलर है लेकिन मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, नॉन पोलर हो सकता है। इसका एग्जाम्पल है CO2, जैसे C के अंदर ये इस तरह से बॉन्ड बनते हैं इनके, इसका बॉन्ड तो पोलर है क्योंकि ये जो है हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसके कंपैरिजन में ये, तो यहाँ पे क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका शेयर इसके पास में थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव और ये स्लाइटली नेगेटिव होंगे दोनों। तो ये बॉन्डिंग जो है ये तो पोलर है, लेकिन जो CO2 का कंप्लीट मॉलिक्यूल होता है ये नॉन पोलर माना जाता है, ठीक है, नॉन पोलर होता है, ठीक है। आयनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड के बारे में फिर से हम देख रहे हैं। यहाँ पे एक नाम और जो आपको याद रखना है वो है सॉल्ट ब्रिज। दे कैन बी फॉर्म बिटवीन द कार्बोक्सिलेट आयन ऑफ एन एसिडिक रेसिड्यू, जैसे कि स्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड है। उनके अंदर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए ये स्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड की स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देखिए कि कार्बोक्सिल आयन के O, ठीक है, और इसके अमोनियम आयन, ये जो बेसिडिक रेसिड्यू है ये किसका है, एस्पार्टिक एसिड या ग्लूटामिक एसिड का। इनके बीच में ये एस्पार्टिक एसिड का है कार्बोक्सिलिक आयन, और बेसिक रेसिड्यूज जैसे कि लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन जो है इनका अमोनियम आयन, ये दोनों के बीच में एक आयनिक बॉन्ड बन सकता है। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जो पेप्टाइड्स या प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक या आयनिक, या इसे हम क्या कहेंगे, साल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज जो होगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, सिग्निफिकेंट सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, सॉल्ट ब्रिज। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट है बट वीकर है ये इससे ज़्यादा वीक है। सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, आयनिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, ठीक है। ये हमने देखा था कि आयनिक बॉन्ड वैसे भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो सॉल्ट ब्रिज जो होगा वो प्रोटीन्स में जब हम बात करेंगे तो सॉल्ट ब्रिज जो होगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। ये वही जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दो तरह के बॉन्ड देखिए बन सकते हैं। अगर ये इस तरह से बन रहा है लाइसिन और ग्लूटामिक एसिड के बीच में तो ये सॉल्ट ब्रिज है, लेकिन अगर ये इस तरह से बन रहा है यानी N की जगह H के साथ भी बॉन्डिंग बना रहा है तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये क्या है, ये है लेस स्ट्रॉन्ग और ये है मोर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सॉल्ट ब्रिजेस की जो क्या बोलते हैं स्टेबलाइजेशन एनर्जी है ये है 40 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बस, इसमें बाकी कुछ नहीं है। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस, दे डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोफोब्स। कि हाइड्रोफोब्स को अगर हम वाटर में, जैसे मान लीजिए कि वाटर है, एक सोल्यूशन हमने बनाया है, ये वाटर है और वाटर के अंदर हमने यहाँ पे कोई हाइड्रोफोब जैसे कि ऑयल या फैट डाल दिया, ठीक है, ऑयल या फैट हमने यहाँ पे डाल दिया तो क्या होगा, हाइड्रोफोब्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड यूजुअली हैव ए लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन दैट डू नॉट इंटरैक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल्स। द मिक्सिंग ऑफ फैट एंड वाटर इज ए गुड एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटरैक्शन। इस इंटरैक्शन में होता क्या है, देखिए जैसे ही हम डालते हैं तो इस तरह से ये जो हमारे नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स है वो इस तरह से यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे हो जाते हैं पहले तो,
ठीक है, क्योंकि ये उसके अंदर डिजोल्व नहीं होगी। तो वाटर क्या करेगा कि इन हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स को एक दूसरे के पास लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि वाटर का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको ब्रेक कर दिया। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वापस रीयूनाइट करने के लिए वाटर क्या करता है कि इन दोनों को वापस पास पास लाने की कोशिश करता है। इन दोनों को पास पास लाते हैं तो यहाँ पे एक हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बन जाते हैं। हाइड्रोफोबिक यहाँ पे जो दोनों नॉन पोलर ग्रुप है इनके बीच में क्या बन जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोफोबिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वाटर इसको रिपेल कर रहा है। यानी क्या क्यों होगा ये अट्रैक्शन, ड्यू टू द रिपल्शन फ्रॉम द वाटर। वाटर के रिपल्शन की वजह से यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हाइड्रोफोब्स हैं वो आपस में एक अट्रैक्शन कॉज कर लेते हैं और एक हाइड्रोफोबिक फोर्स के द्वारा ये हाइड्रोफोबिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे आप देखिए ये जो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस जो है ये एक एग्जाम्पल है, सॉरी ये एक रिएक्शन है जिसे हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कहते हैं। ये इसमें डेल्टा जी जो है ये फ्री एनर्जी है किसी भी सिस्टम की। ये थर्मोडाइनमिक्स की चीज़ें हैं, एक्चुअली हम थर्मोडाइनमिक्स जब पढ़ेंगे तब हम ये भी पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको बस इतना समझना जरूरी है कि मान लीजिए ये दो हाइड्रोफोब हैं, दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे इनको वाटर मॉलिक्यूल्स ने घेरा हुआ है, यहाँ भी इनको वाटर मॉलिक्यूल्स ने घेरा हुआ है और यहाँ भी इनको वाटर मॉलिक्यूल्स ने घेरा हुआ है। जब इनके बीच में बॉन्ड्स बन गए तब भी, लेकिन केस में अलग अलग है। देखिए यहाँ पे जो है वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा लग रहे हैं, यहाँ पे कम लग रहे हैं। यहाँ पे जो है ब्रेक जो बॉन्ड्स का हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वो ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है। तो इस केस में क्या है कि सिस्टम की जो एनर्जी है वो ज़्यादा लग रही है तो डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव होगा और जो रैंडमनेस है वो क्या होगी, और भी ज़्यादा होगी। ठीक है, रैंडमनेस जो है वो और भी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं तो यहाँ पे रैंडमनेस इंक्रीज हो जाएगी तो एंट्रोपी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो जब डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों नेगेटिव होंगे जब ये मान लीजिए कि डेल्टा एच जो है ये नेगेटिव है लेकिन ये भी नेगेटिव है तो ये वाला जो साइन होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, गिब्स फ्री एनर्जी जो आएगी ये क्या होगी, पॉजिटिव। ये ज़्यादा नेगेटिव है तो डेल्टा जी जो आएगी वो हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगी। तो ये जो इक्वेशन होगी ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। जबकि इस केस में अगर हम देखते हैं जब हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस बन जाते हैं तो रैंडमनेस जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। डेल्टा एच जो है जो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सिस्टम की जो एनर्जी है वो भी यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी उसकी भी, और डेल्टा जी जो है हमारे पास में उसकी वैल्यू हमें नेगेटिव ऑब्टेन होगी। यानी ये वाला जो प्रोसेस है ये एक तरह की स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, ये एक तरह की स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। ये वही चीज़ है जो मैंने अभी अभी आपको बताई, एंट्रोपी, एंथैल्पी, टेम्परेचर और गिब्स फ्री एनर्जी के अंदर एक रिलेशन है। डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। एंथैल्पी और एंट्रोपी में क्या डिफरेंस है ये समझ लीजिए क्योंकि अभी आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्या एंथैल्पी एंट्रोपी आ गया है यहाँ पे। एंथैल्पी में क्या होता है कि किसी भी सिस्टम, किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम का जो टोटल हीट कंटेंट होता है अंडर कांस्टेंट प्रेशर उसे हम एंथैल्पी कहते हैं। जबकि जब उस सिस्टम के अंदर एक डिसऑर्डरनेस आ जाती है, मान लीजिए आइस है, पहले एक सिस्टम है लेकिन जैसे वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो वहाँ पे रैंडमनेस इंक्रीज हो गई, तो वो जो रैंडमनेस है उसको हम मेजर करते हैं एंट्रोपी के द्वारा। ठीक है, तो एंट्रोपी इज डिनोटेड बाय एस, रेफर्स टू द मेजर ऑफ द लेवल ऑफ डिसऑर्डर इन ए थर्मोडायनामिक सिस्टम। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन किस किस से अफेक्ट होती है, टेम्परेचर से, नंबर ऑफ कार्बन ऑन हाइड्रोफोब से, एंड द शेप ऑफ हाइड्रोफोब्स। टेम्परेचर को जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे तो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन भी इंक्रीज होता जाएगा। हाउएवर एट एन एक्सट्रीम टेम्परेचर हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन विल डीनेचर। इसका आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे इस तरह का ग्राफ हमें देखने को मिलता है, ये बेल शेप्ड ग्राफ हमें देखने को मिलता है। बहुत ही कम जो जब टेम्परेचर होता है और बहुत ही ज़्यादा, यानी कि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स जब होंगे, कम और ज़्यादा दोनों ही टेम्परेचर के ऊपर हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन जो है वो डीनेचर हो जाते हैं और वहाँ पे हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन बन नहीं पाते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। बाकी सब जो इंट्रैक्शंस हैं, बाकी जितने भी बॉन्ड्स हैं वो उनका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, यानी वो हायर टेम्परेचर पे इस तरह से डीनेचर होते हैं लेकिन लोअर टेम्परेचर्स पे वो एस्टैब्लिश रहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन्स ऑन द हाइड्रोफोब्स।
मॉलिक्यूल्स विद द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्बन्स विल हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, मतलब जितने ज़्यादा कार्बन होंगे, जितनी लंबी चेन होगी, जैसे कि पेंटेन है, ब्यूटेन है, तो पेंटेन वाले के अंदर हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा ब्यूटेन की बजाय। शेप ऑफ हाइड्रोफोब एलिफेटिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है वो स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन बनाएंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स की बजाय। ब्रांचेज ऑन ए कार्बन चेन विल रिड्यूस द हाइड्रोफोबिक इफेक्ट। ठीक है, तो एरोमेटिक के अंदर भी अगर ब्रांचिंग हो रही है या एलिफेटिक में भी ब्रांचिंग हो रही है तो लीनियर चेन की बजाय उनकी जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होंगे वो कम होंगे। दिस इज बिकॉज कार्बन ब्रांचेस प्रोड्यूस स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, इसकी वजह से हाइड्रोफोब एक दूसरे से क्लोज इंटरेक्शन नहीं बना पाते हैं और इनकी वजह से ये वाटर के अंदर इनका जो इंटरेक्शन होगा वो कम हो जाएगा। वॉन डेर वाल्स इंटरेक्शन की बात अगर करते हैं तो वॉन डेर वाल्स इंटरेक्शन क्या होते हैं कि दो अनचार्ज एटम है जिनको एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है, वो अगर अलग अलग होते हैं और अचानक से उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो जाता है तो उन्हें हम वॉन डेर वाल इंटरेक्शन कह देते हैं। वॉन डेर वाल इंटरेक्शन को हम डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं। अब आप यहाँ पे एग्जांपल लीजिए कि जैसे कि ऑर्गन है, ऑर्गन के अंदर पूरे 8 इलेक्ट्रॉन है और इसको कोई मतलब नहीं है किसी से भी, ये अलग रहता है अपने, और इसके अंदर कोई चार्ज यानी कि कोई भी इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, यानी इसके अंदर कोई डायपोल नहीं है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव किस तरह का भी चार्ज नहीं है। लेकिन इंस्टेंटेनियस बेसिस पे यानी अचानक से किसी भी क्षण इसके अंदर क्या है, चार्जेस का बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो दिस क्रिएट्स अ टेम्परेरी डायपोल। टेम्परेरी डायपोल क्रिएट हो जाता है एंड दिस टेंडेंसी टू क्रिएट टेम्परेरी डायपोल्स इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी एंड पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेस विद एटॉमिक साइज। जैसे मान लीजिए कि इसके अंदर आर्गन का हम यहाँ पे ए मान रहे हैं, ये जो ए कंपाउंड है ये मान लीजिए हमारा वही आर्गन है जो हमने अभी देखा, उसके अंदर इंस्टेंटेनियस हमारे यहाँ पे डायपोल क्रिएट हो गया है। तो जैसे ही ये इस एटम ए जो है बी को अप्रोच करेगा तो बी के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर की साइड अट्रैक्ट होने लग जाएंगे क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी यहाँ पे इसकी इस तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरफ शिफ्ट हो गए हैं और जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा इस तरफ है, तो यहाँ पे इस तरफ क्या होगा, इसके भी एक डायपोल इंड्यूस हो जाएगा। और इन दोनों के बीच में अब देखिए यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव, तो अब इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन हो गई और यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा जिसे हम वॉन डेर वाल बॉन्ड या लंदन फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं। डिस्पर्सन फोर्सेस, लंदन फोर्सेस, वॉन डेर वाल फोर्सेस सभी एक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम किस किस पर डिपेंड करता है, ये जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही ज़्यादा डिस्पर्शन फोर्स होगा, यानी कि ये बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। साइज ऑफ एटम और मॉलिक्यूलर वेट, लार्जर एटम्स हैव लार्जर इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स, तो उनको भी पोलराइज करना इजी होगा, यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स जो मतलब बॉन्ड बनाना इजी होगा। शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, लॉन्ग स्किनी मॉलिक्यूल्स टेंड टू हैव स्ट्रॉन्गर डिस्पर्जन फोर्सेस देन शॉर्ट और फैट वंस। जितना ज़्यादा लॉन्ग और स्किनी होगा यानी एलिफेटिक चेन्स जो होंगी उनका क्या होगा, दे हैव स्ट्रॉन्ग डिस्पर्जन फोर्सेस, उनका बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा रादर देन छोटे बॉन्ड्स की बजाय जहाँ पे फैट यानी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर आप देखिए, मान लीजिए ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो लंदन फोर्सेस अगर वहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं तो वो उनका स्ट्रॉन्गनेस, उनकी स्ट्रेंथ जो है वो कम होगी। एक बार इनको आप देख लीजिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे आप एक बार रिवाइज कर लीजिए कि किस बॉन्ड टाइप के अंदर स्ट्रेंथ जो है, बॉन्ड की जो एनर्जी है वो क्या है। कोवेलेंट में अगर हम देखते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड की एनर्जी वैक्यूम में भी 90 है और वाटर में भी 90 है, तो इसे हम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा हो गया, कोवेलेंट। नॉन कोवेलेंट में आयनिक 80 और वाटर में ये बहुत ही कम हो जाता है, और क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ही ज़्यादा होता है, कितना होता है वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 80, और उस वजह से ये बहुत ही रिड्यूस हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड की भी है 4n1 किलो कैलोरी पर मोल में है, ये जो हमने 40 के बारे में देखा था वो किलो जूल में था। और वॉन डेर वाल इंटरेक्शन की बात करें तो बहुत ही कम, यानी लंदन फोर्सेस बहुत ही वीक होते हैं। मॉलिक्यूल वर्सेस मैक्रोमॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे कि H2 और ग्लूकोज। मैक्रोमॉलिक्यूलर पॉलीमर क्या होता है, ए लॉन्ग मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ मोनोमर्स बॉन्डेड टुगेदर तो फॉर्म है पॉलीमर, जैसे कि स्टार्च, सेल्यूलोज, DNA, प्रोटीन, ये सब क्या है, पॉलीमर्स हैं। 2 अमाइनो एसिड में बाइंड होकर के एक पेप्टाइड स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो अमाइनो एसिड क्या है, एक अमाइनो एसिड क्या है, एक अमाइनो एसिड एक मॉलिक्यूल है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे एटम है, और जब 2 मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़ जाते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं और इस तरह से एक चेन बना लेते हैं, एक पॉलीमर बना लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल। ऐसा कौन सा मैक्रोमॉलिक्यूल है जो कि पॉलीमर नहीं है, तो इसका एग्जाम्पल है लिपिड्स। ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। तो आज का लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, बट आई होप कि आप लोगों को समझ में आगे होगा कंप्लीटली। कॉन्सेप्ट से ये समझना बहुत ज़रूरी है आगे का चैप्टर समझने के लिए। तो चलिए अभी ख़त्म करते हैं और मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।